गोपालगंज सिर्फ खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में अभी बाढ़ और कटाव से बचाव की तैयारियों पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक हमने आपको दिखाया कि हर जगह सिर्फ कागजों पर ही काम हो रहा है, हकीकत कुछ और है। हां, हमारे लगातार दिखाए जाने के बाद असर यह हुआ है कि गोपालगंज में कटाव से बचने के लिए नदी की धारा को मोड़ दिया गया है, जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। साथ ही सहरसा की भी तस्वीरों से कराएंगे आपको रूबरू। लेकिन क्या इन तैयारियों से बाढ़ से बचाव हो पाएगा? क्या बाढ़ से बचाव के लिए हम तैयार हैं? इन सवालों पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आज का आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryantv.co.in। चलिए सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको गोपालगंज की। गोपालगंज में पथरा, मेहदिया, कटघरवा जैसे गांवों को बाढ़ और कटाव से बचाने के लिए गंडक नदी की धार को मोड़ दिया गया है। गोपालगंज के एसडीओ का कहना है कि नदी की बंद धारा को खोलने से बाढ़ और कटाव का खतरा टल गया है। गोपालगंज में गंडक नदी के बहाव क्षेत्र में बसे कई गांव भीषण कटाव से परेशान हैं। इनको बचाने के लिए अब गंडक नदी की धारा को मोड़ दिया गया है। इसके लिए जादवपुर मंगलपुर सड़क को 3 जगहों पर काटा गया है। अप्रोच रोड को तोड़कर नदी को नेचुरल चैनल से गुजरने का रास्ता दिया गया है, जिससे पतहरा, मेहदिया और दूसरे गांवों पर नदी का दबाव कम हुआ है। अनुमंडल अधिकारी का तो ये कहना है कि अब गोपालगंज में बाढ़ की कोई संभावना नहीं है। के बिना बल प्रयोग किए हम लोग कल से लगे हुए हैं। दोनों पॉइंट पे जो गोपालगंज टेरिटरी में था उसको हम लोगों ने ओपन करा दिया है। और अब इसमें से जब पानी थोड़ा सा बढ़ेगा उधर से, तो इससे नेचुरल चैनल भी है, उस नेचुरल चैनल से होकर के इस ओपन से पानी निकलेगा और डाउन स्ट्रीम में जाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि गोपालगंज में पतहरा वगैरह जो एरिया है जहाँ पे दबाव बनता है पानी का, या आज भी बना हुआ है। अब भले नदी की धार को मोड़ दिया गया हो, लेकिन मेहदिया गांव के कई परिवार कटाव के डर से पलायन कर चुके हैं। खेत तो पहले ही पानी में कट गए, अब गांव छोड़ने पर खाना खर्ची जुटाना मुश्किल है। कैसे रहेंगे और कैसे खाएंगे, कोई देखने वाला नहीं। कटाव पीड़ित है। कटाव में हमारे हजारों एकड़ जमीन गांव और नगर को ढह गया। इस समय हमारे उस परिस्थिति आए हैं कि खाने के समय पर भोजन नहीं मिलते हैं। खेत बाड़ी तो सब पहले ही कट गई बा, अब घड़ारी भी कट रहा बा। ओकरा बाद अब बुझी जी तूर तार के कहीं नहर तहर पर बिग रहा बानी से ऊंचा देख करके दोसर कौन साधन बाकी जो हमनी के ना खेत बा ना बाड़ी बा, यही तो सवाल बा। गोपालगंज में कटाव से निपटने की तैयारी तबाही के बाद शुरू हुई। अगर नदी की धार को मोड़ने की कवायद पहले होती तो कई परिवारों को घर छोड़ने की नौबत नहीं आती। जिन लोगों ने गांव छोड़ दिया है उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है रोटी के इंतजाम का। लेकिन अफसर इस पीड़ा को समझे तब ना। आर्यन न्यूज के लिए गोपालगंज से सुशील श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
तो देखा आपने ये तस्वीरें। आपको बता दें कि इसके पहले भी हमने ये कई बार दिखाया था कि गोपालगंज में किस तरीके से कटाव से कई घर बर्बाद हो रहे हैं, साथ ही साथ प्लान करने को लोग विवश हैं और उसका असर ये हुआ है कि गंडक की धारा को मोड़ दिया गया है और ये भी कहा गया है कि इस बार बाढ़ नहीं आएगी गोपालगंज में। चलिए, ये तो वक्त बताएगा, इस पर हम चर्चा की शुरुआत अब करते हैं। हमारे साथ आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय और सुझाव में दे सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका हम तारुफ करा देते हैं। आप आजमी बारी साहब, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत आजमी साहब आपका। आप हमारे साथ गुड्डू बाबा हैं, जो संयोजक गंगा बचाओ अभियान और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत बहुत स्वागत गुड्डू जी आपका भी। और आप मुकेश कुमार सिंह, जो विशेषज्ञ हैं बाढ़ प्रबंधन के, बहुत बहुत स्वागत मुकेश जी आपका भी। इससे पहले कि हम आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करें, हमारे साथ इस वक्त गोपालगंज से आरएन संवाददाता सुशील फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशील, सबसे पहले जानना चाहेंगे इसके असर की अगर बात की जाए, जो गंडक की धारा को मोड़ा गया है, एसडीओ साहब तो इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कटाव भी नहीं होगा और साथ ही साथ इस बार बाढ़ भी तबाही नहीं मचा पाएगी गोपालगंज में। तो क्या इसमें अगर आम लोगों की बात की जाए, उन लोगों का क्या मानना है सुशील? भैया जी, मैं बता दूं कि गोपालगंज के सदर प्रखंड के पताहरा, सिहोरवा, मेहदिया, कटघरवा और साथ ही बैकुंठपुर के हमारी गांव है, जहां पे कटाव शुरू हो गया है और कटाव करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य कराया जा रहा है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सही ढंग से कटाव रोधी कार्य नहीं किया जा रहा है। लेकिन सुशील, जो एसडीओ साहब कह रहे हैं कि गंडक की धारा को मोड़ दिया गया है और इस बार कटाव तो क्या बाढ़ भी नहीं आएगी, तो यानी ये पूरे तरीके से अभी भी ये इसमें सच्चाई नहीं है, हकीकत कुछ और है सुशील? जी सैया जी, मैं बता दूं कि वशिष्ठा कंपनी द्वारा जो सड़क निर्माण किया जाता था महासेतु बांधने के लिए गोपालगंज से लेकर के बेतिया को जोड़ने का जो कार्य किया गया है, वह सड़क को 3 पार्ट में काटा गया है, A-B-C काट दिया गया है। लेकिन धारा जो है अभी सीधे मुड़ करके आपको कटघरवा पताहरा बांध पर जो है उसका दबाव अभी बना हुआ है, अभी क्लियर चालू नहीं हुआ है, जिसके चलते अभी कटाव जारी है और आशा किया जाता है कि पानी अगर अधिक बढ़ेगा वाल्मीकि नगर यानी सुशील, अभी पूरे तरीके से गंडक की धारा को मोड़ा नहीं गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सैया जी, जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आरएन संवाददाता सुशील थे, जिन्होंने बताया कि हालांकि अभी तक पूरे तरीके से धारा नहीं मोड़ी गई है, लिहाजा लोगों में अभी भी डर है और अभी भी दबाव वहां पर बना हुआ है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुकेश जी, सबसे पहले हम आपके पास ही आएंगे। आपने सारी तस्वीरों को आपने देखा और उसके बाद ये भी देखा कि संवाददाता ने किस तरीके से बताया कि अभी भी पूरे तरीके से धारा को मोड़ा नहीं गया है, लिहाजा लोगों में डर है, लोगों में अभी भी डर समाया हुआ है। पहला सवाल मेरा आपसे कि क्या सही मायनों में गंडक की धारा को अगर मोड़ दिया जाता है, जिसकी कोशिशें चल रही हैं और एसडीओ साहब तो कह रहे हैं कि मुड़ गया है, तो क्या सही में अगर मोड़ दिया जाता है तो कटाव या एसडीओ साहब की भाषा में इस बार बाढ़ का भी खतरा नहीं होगा वहां पर? नहीं, बाढ़ का तो खतरा वहाँ बना रहेगा और जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं और अभी उन्होंने शुरू किया है, जैसा उनका दिखाया जा रहा है और जो बातें हो रही हैं वो अभी मतलब कुछ समय पहले आंशिक रूप से वो काम पूरा हुआ है और उसकी पूरी तैयारियां उनको पहले कर लेनी चाहिए थी। और जिस ढंग से कटाव हो रहा है वहाँ, दूसरे गाँव का कटाव आप दिखा रहे हैं और लोगों की बातें आप बता रहे हैं और वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो उस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो बाढ़ की समस्या तो वहाँ बनी रहेगी, लेकिन उसका जो प्रभाव है, दबाव जो है, अगर इनकी बात में सच्चाई, एसडीओ साहब की बात में सच्चाई और काम उन्होंने जमीन पर पूरा किया है, लेकिन काम क्या किया है वो केवल एक छोटी सी जगह से पता नहीं चलेगा। तो अगर काम उन्होंने किया है और उसका प्रभाव आएगा, अगर वो पूरी तरह वहाँ जो रिलीज होता है वाल्मीकि नगर से जो उसकी पानी रिलीज होता है, उस पानी का फ्लो अगर वहाँ मैनेज किया गया है उस स्थान स्तर पे, तो बाढ़ की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि बाढ़ नहीं आएगा, ये जो है ये भविष्यवाणी करना मुश्किल, ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है। गुड्डू बाबा, आप गंगा बचाओ अभियान के संयोजक भी हैं, पूरे तरीके से नदियों की अगर बात की जाए तो इनकी आपको अच्छे से समझ भी है। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि क्या ये तरीका सही है, और दूसरा सवाल कि क्या आपके नजर में किस तरीके से बाढ़ से बचाया जा सकता है, लोगों को कटाव से बचाया जा सकता है नेचुरल वे में? ऐसा है कि नेचुरल वे में किसी भी नदी का जो जल स्तर है वो माह नवंबर से लेकर के अप्रैल तक बिल्कुल स्थिर होता है जी। कितना पानी वहां पर उस नदी में स्टैंड करता है, ये लेवल बिल्कुल जो है अस्थाई वही है जी। तो इसलिए किसी भी नदी की धारा को मोड़ना हो, कोई भी काम करना हो बाढ़ से बचाने के लिए, इसके लिए वो एप्रोप्रिएट समय जो होता है नवंबर से लेकर अप्रैल तक। लेकिन चूंकि इन लोगों ने जून के लास्ट में भी किया है इस तरह का काम, तो बिल्कुल जो मिट्टी की भराई की गई है वो कच्चा है और बाढ़ का यदि पानी बढ़ेगा
तो निश्चित रूप से वो जो एसडीओ साहब का दावा है वो फेल कर जाएगा। लेकिन ये आप भी मानते हैं कि अगर देखा जाए जो नेचुरल तरीका अगर था, ठीक है आपने देर किया, अगर यही चीजें पहले हो गई होती हैं, अगर मार्च तक या ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक हो जाती तो शायद इस बार बहुत कुछ बचाया जा सकता था। बिल्कुल लेट हुई है। चलिए हम फिर भी सोचेंगे कि देर है दुरुस्त है। बारी साहब, इससे पहले भी आप आए थे, हमने चर्चा की थी और लगातार कई तस्वीरों को देखा था। अगर बात की जाए, बार बार वही निकलकर सामने आता है कि आपको वो बातें करनी है। आप 15 जून खुद एक तारीख रखते हैं, हालांकि गुड्डू बाबा का कहना है कि वो 15 जून भी देर है, उससे काफी पहले करना चाहिए। लेकिन बावजूद उसके बार बार तस्वीरें दिखाने के बाद, बार बार मीडिया में खबरें आने के बाद आप तैयारी करते हैं। क्यों इतनी लेट लतीफ होती है? लेट लतीफ होता है, उसी का परिणाम है गंभीर की इस तरह की सीन आपको देखने को मिलता है जी। अगर लेट लतीफ नहीं होते, बाढ़ तो टेंटेटिव है कि 15 जून के बाद आ नहीं है। 15 जून एक ऐसा डेट है जिसको लोग टेंटेटिव मान लिए हैं कि इसके बाद वर्षा होगी और वर्षा के बाद बाढ़ की संभावना होगी। हालांकि गुड्डू बाबू का यह भी कहना है कि अब तो स्थिति ये हो गई कि जून में फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी बहुत पानी हो गया और उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, इसलिए इसका प्रिकॉशनरी मेजर तो बहुत पहले लेना ही चाहिए। और ये सरकारें करती हैं कि मीटिंग करती हैं और कहती हैं कि मैं सब तैयारियां कर ली हैं। अगर सब तैयारियां कर ली होती तो आज आपने क्यों एसडीओ साहब बयान दे रहे हैं कि मैंने धारा मोड़ दिया? अगर धारा मोड़ना होता तो वही एक उपाय था, वो भी एक उपाय है। और अगर उनके पास यही एक उपाय था तो इस उपाय को वो पहले ही करके वो धारा मोड़ लिए होते तो आज उतने गांव के लोग पलायन नहीं करते और भुखमरी की स्थिति वहां नहीं होती। तो इसलिए सरकार का कहीं ना कहीं, सरकार का और सरकार के मातहत अब जो अफसरान हैं उनका ये जिम्मेदारी बनती थी कि ये काम जनवरी फरवरी मार्च तक भी अगर होता तो जो लेवल था कोई भी नदी का, गंगा हो या कोई भी नदी का, जो अस्थिर होता है उस वक्त पता चल जाता है कि इसमें पानी कितना है। उससे ऊपर होगा तो बाढ़ की स्थिति आएगी। और बाढ़ से बचाने के लिए जो आज से 100 साल से जो सिल्क आ रहा है और नदियां बढ़ रही हैं, और नदियां में अभी एक नदी का हम देख पढ़ रहे थे कि 20 फीट तक उसमें पानी में बालू आ गया है, तो 20 फीट की गहराई से ऊपर ऑटोमेटिक उसका भर गया है सिल्क। तो जिसकी वजह से जो पानी आ रहा है तो पानी तो कहीं ना कहीं फैलेगा, और जब पानी फैलेगा तो वो बाढ़ की स्थिति होगी और उससे कहीं ना कहीं त्रासदी आएगी, परेशानी आएगी, भूकंप आएगी, उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को यह चाहिए कि समय रहते हुए जिस तरह से प्लान किया जाता है उस प्लान को इंप्लीमेंट करा दिया जाए। जिस दिन इंप्लीमेंट करा दिया जाएगा उससे उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो प्लान होता है, जो कागज पर हम देखते हैं, वो हकीकत में भी आना चाहिए, जमीनी स्तर पर भी आना चाहिए। लेकिन मुकेश जी, कई बार बातें निकलकर सामने आती हैं, जैसा अभी बारी साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हम अगर इसके जड़ में जाकर देखें, ठीक है आपने धारा मोड़ दिया, आप कटाव कर देते हैं, आप तटबंध बना देते हैं, आप बांध बना देते हैं, ये इन बातों को बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन शायद ये अस्थायी उपाय नहीं है, अस्थायी उपाय है। और अस्थायी उपाय के लिए हमें आज भी वही दरकार है कि जो गाद भर जाती है, या जो जिस तरीके से बारी साहब ने कहा कि 20 फीट भी अब नहीं रह गई है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर शायद ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, इन्हीं चीजों पे ध्यान देने की ही जरूरत है जी, और किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान इन्हीं सब चीजों पे देने की जरूरत है। और इस बात का बहुत महत्वपूर्ण है, जिस प्रश्न को आपने उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि बिहार देश में बाढ़ग्रस्त राज्य में सबसे अव्वल नंबर पे, मतलब यहाँ जो बाढ़ की त्रासदी होती है और उसको जो विभीषिका होती है उसका कोई दूसरा उदाहरण पूरे देश में नहीं है। और आपने जो भी सरकारें पहले रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, चाहे अभी की सरकार हो, इन सरकारों ने बाढ़ को रोकने के लिए, क्योंकि हर एक साल पैसे आते हैं, हर एक साल व्यवस्था होती है और हर एक साल लोग जो कार्रवाई करते हैं, इन सबका जब आप आंकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले विगत कई वर्षों में, 3 दशक में, 4 दशक में ऐसे कोई बड़े काम नहीं हुए हैं जिसमें कि बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए और बाढ़ के फैलाव को रोकने के लिए और नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार ने कोई बहुत ठोस कदम उठाए हों, या केंद्र सरकार ने भी कोई ऐसे ठोस कदम उठाए हों और राज्य सरकार उसके साथ समन्वय स्थापित करके और उसको रोकने के लिए बिहार में तो कोई बहुत बड़ा काम दिखाई नहीं दिया। आपको जब बिहार की बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए और त्रासदी को रोकने का जब प्रयास करने की बात करनी होगी तो इसके 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम, और राज्य सरकार के जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए पदाधिकारी हैं वो स्थानीय स्तर पर बाढ़ की का जो घटाव बढ़ा हो रहा है उसके स्तर पर क्या तैयारियों के साथ पहले खड़े थे और क्या उन्होंने बाढ़ के समय में किया। ये 2 चीजें हैं। जैसा आपने अभी दिखाया, 2 आपने प्रकरण दिखाए, 2 जिलों की बात की और सहरसा की भी बात आप दिखाने जा रहे हैं। तो ये इलाके ऐसे हैं कि जहां बाढ़ आता ही आता है और वहां पे आप स्थानीय स्तर पे वैसे हमने कल भी दिखाया था कि सरकार ने एक 28 जिलों को चिन्हित किया है
28 जिलों को चिन्हित किया है जो अति प्रभावित जिले हैं, उनके लिए कई बातें कही गई हैं। लेकिन फिर मेरा आपसे वही सवाल होगा अब गुड्डू जी की बातें कही गई, आपने बड़ी बड़े दावे किए, मुकेश जी ने सही कहा कि दावे करना और उसको इंप्लीमेंट करने में फर्क होता है, जैसा बारी साहब ने भी कहा। लेकिन क्या एक स्थायी उपाय की अगर बात करें तो नदी की गंदगी को साफ करना एक वो, और दूसरा ये जो लगातार बातें आती रहती हैं, ये कहा जाता है कि आजादी के बाद से इस पर चर्चा हो रही थी कि नदियों का एक नेटवर्क बनाया जाए, एक जाल बिछाया जाए और सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। तो क्या ये सही मायनों में कुछ ऐसे उपाय हैं जो बाढ़ की त्रासदी से बचा सकते हैं? बिल्कुल। नदी जोड़ो योजना जी चाइना ने लागू किया। चाइना आज कृषि के क्षेत्र में पूरे दुनिया को चुनौती दे गया। जी हमारे यहाँ तरह तरह की योजनाएं बनती हैं, योजनाएं फेल होती हैं, लेकिन पता नहीं जो जमीनी हालत स्थिति का मामला है, नदियों को जोड़ने के मामले में हमारे देश की सरकार क्यों नहीं सक्रिय हो रही है। ये लंबे समय से सुना जा रहा है कि नदियों को जोड़ा जाएगा। मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर 33 बांध, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास 87 का है, बनाए जा चुके थे इरिगेशन के लिए। फ्लड के टाइम उनके यहाँ बाढ़ आया है तो नदियों में, नहरों में पानी भेजी जाएगी सिंचाई के लिए। लेकिन बिहार में एक भी नहर गंगा नदी पर नहीं बनाए गए ताकि जब बाढ़ का पानी आता है तो नहरों के माध्यम से उसका फैलाव किया जाए और सिंचाई में काम आए। आप देखेंगे कि एक तरफ यदि बाढ़ आ रही है तो दूसरे इसी राज्य के कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए नदी जोड़ो योजना जो है बिल्कुल आवश्यक है इस देश के लिए। और दूसरा, हम लंबे समय से सुझाव दे रहे हैं कि बाढ़, सुखाड़, ये सब बहुत चीज नेचर से भी डिपेंड करता है, बाढ़ आएगा ही आएगा। लेकिन तो इसके लिए जो लोग भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए बिल्कुल गाइडलाइन होना चाहिए कि वो जो 3 महीना जो बाढ़ का होता है, 4 महीना, वो स्वतः अपने क्षेत्र को छोड़ करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार बनाना चाहती है सरकार बना दे, या वो अपने स्तर से बनाए, वो अपने क्षेत्रों को, उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर स्वतः बाहर आ जाए। हर साल जो जान माल की क्षति होती है, सरकार को वानन फानन में जो खर्चे देने पड़ते हैं, ये वेस्टेज होता है मेरी समझ से। हमने एक सरकार को सुझाव दिया था कि सारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जाएं ताकि आकस्मिकता की स्थिति में लोग जाकर के वहां खड़े पर अपना पड़ाव डाल सकें। ये बाईपास पर मैंने बताया था। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार की मानसिकता और सरकार की इच्छा शक्ति पर भी एक सवाल जरूर खड़ा होता है, और वो कोई भी सरकार हो, हम इस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम सरकार, सारी सरकारों की बात हो रही है। फिलहाल एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ सासाराम से तारकेश्वर जी जुड़ गए हैं। स्वागत है तारकेश्वर जी आर्यन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। जी शुक्रिया, बोलिए। आपका चैनल मतलब कि बहुत ही संवेदनशील विषय को छूता रहता है। जी शुक्रिया। जी, हमारी राय सबसे बड़ा बात ये कि आपने बहुत ही एक ऐसे विषय को छुआ है जिस विषय ने बिहार को काफी परेशान किया है, बिहार की विकास की गति को प्रभावित किया है। इस पर क्या राय देना चाहते हैं आप तारकेश्वर जी? जी, राय देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा, कि बाढ़ से निपटने के लिए हमारे राज्य में एक विशेष मंत्रालय का गठन किया जाए। जी हाँ, तो आपको हम बता दें, अगर आपने कल का प्रोग्राम देखा होगा आर्यन अभियान, तो एक कोषांग का तो गठन ऑलरेडी किया गया है, कोषांग बनाया गया है, और उस कोषांग में यह कहा गया है कि आपदा से निपटने के लिए कई तरीके से तैयार रहेंगे। सड़क टूटती है बाढ़ की वजह से, अगर पुल टूटते हैं तो वो मरम्मत किया जाएगा, आपदा के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की गई है। तो नाम तो बहुत है, कागज पर सब कुछ है तारकेश्वर जी, लेकिन हकीकत में नहीं दिखता है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के, आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ कि कागज पे नहीं, सेल्फ मॉनिटरिंग में 5 IAS अधिकारियों का एक पैनल बनाए, जो अधिकारी मतलब कि हमेशा मतलब कि वो निरीक्षण करे, वो डैम का निरीक्षण करे, वो गांवों में जाए, वो चारों तरफ देखे, वो IAS अधिकारी, और उनके अंडर में मतलब उनको विशेष पावर दिया जाए, वे जाकर तुरंत औचक निरीक्षण करे, किस हिसाब से क्या गांव की मट्टी कटाई है, डैम का क्या स्थिति है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल समझ रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया एक बेहतरीन सुझाव के लिए तारकेश्वर जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बारी साहब, एक अच्छा सुझाव, लेकिन इसी पर हम एक सवाल भी करना चाहेंगे इसी से जोड़ते हुए कि अगर बात करें, सरकार दावे बहुत कुछ करती है, 28 जिलों को चिन्हित किया गया, उसमें पटना, सुपौल, कई जिले शामिल हैं जिन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहा गया, कोषांग का गठन किया गया। एक दर्शक हमारे साथ कह रहे थे कि कुछ लोगों की टीम बननी चाहिए, 132 इंजीनियरों की तैनाती की गई है, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं, और यह कहा गया है कि आपको गश्ती करनी है, दिशा निर्देश दिया गया। लेकिन हम लगातार वो तस्वीर देख रहे थे, कल कई जिलों से हमारी बातें हो रही थी, कई दर्शक उन जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे थे, और सबका यही कहना था कि सिर्फ कागज पर, ना कोई गश्ती है, ना कोई तटबंध में बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़ा बांध में सुराख है, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये कागज पर तो आप बना देते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होता है।
सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कागज पर जितनी भी योजना बनानी है बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। योजना बना दीजिएगा और योजना कागज पर ही रह जाएगी और बाढ़ आ जाएगी, उससे लोग परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, जो दूसरे राज्यों के साथ कम देखने को मिलता है, कि बिहार का एक भाग जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है और उसी वक्त जिस वक्त एक राज्य में एक भाग, आधा भाग बिहार का बाढ़ से प्रभावित होता है, उसी समय दूसरा भाग है वो सुखाड़ से प्रभावित होता है। तो अगर आप नदी जोड़ो योजना की बात कर रहे थे, अगर कहीं इस तरह की योजनाएं हो गई तो मान लिया गंगा नदी है, फल्गु नदी है से जोड़ा गया, या सोन नदी है, या सकरी नदी है नवादा में, तो इस तरह की योजनाओं से अगर हुआ तो ये सबसे बड़ा काम हो सकता है। लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर सरकारों में इच्छा शक्ति होगी तभी वो हो सकता है, नहीं तो ये योजनाएं जैसा बता रहे थे बहुत दिनों से सुनने को मिल रही है कि भाई चाइना ने कर दिया और चाइना ने कर करके वो उसका लाभ भी उठा रहा है और हम लोग अभी कागज पर योजनाएं बना रहे हैं। और दूसरी बात आप ये दिखा रहे थे चैनल पर कि जैसा गुड्डी जी बता रहे थे कि कुछ लोगों को जब बाढ़ आने की संभावना हो या बाढ़ आने का समय हो तो कुछ लोगों को खुद ब खुद शिफ्ट कर देना चाहिए। उसमें एक चीज मैं बहुत ऑथेंटिक जानता हूं और मुझे जानकारी आज एक अफसर ने दी है कि कुछ लोग तो खास के मकान बनाते हैं इसीलिए ताकि बाढ़ में बहे और सरकार से फायदा उठावे। तो ये भी एक मानसिकता है वहां के लोगों की जो बहुत ही गंदी मानसिकता है। और वो लोग जो होते हैं प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का सबसे पहले फायदा उठा लेते हैं। और जो लोग एक्चुअल गरीब होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो पसमानदा होते हैं, जो बाढ़ से अफेक्टेड होते हैं और जो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उनको फायदा सरकार के द्वारा नहीं मिलता है। दोबारा आ रहे हैं आपके साथ। फिलहाल एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुजफ्फरपुर से देवेंद्र हैं। स्वागत है देवेंद्र जी आर्यन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम आपका स्वागत करते हैं। आर्यन अभियान में आपका देख रहा हूँ लगातार जी, अरे अच्छी बात है जी। लेकिन मैं एक कहना चाहूंगा जी कि हर साल बाढ़ अपने साथ जो है विभीषिका लाती है, तबाही मचाती है, सैकड़ों एकड़ जमीन को लेती है, सैकड़ों घरों को बर्बाद कर जाती है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम किसी सरकार द्वारा उठाया नहीं जा रहा। ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मामला है। जो भी नदियां निकलती है नेपाल के रास्ते से आती है, तो मेरी ये राय है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मामला का स्थायी समाधान नदी की दिशा मोड़ करके यदि भारत सरकार से पहल करती है, नेपाल सरकार से वार्ता के जरिए, तो नदी का रास्ता मोड़ करके इस धारा जो अपने साथ प्रत्येक वर्ष हजारों घर हजारों एकड़ जमीन ले रही है, चाहे सीतामढ़ी का मामला हो, जो सीवर का मामला हो, चाहे मुजफ्फरपुर का या दरभंगा का मामला हो, तमाम क्षेत्र जो है बाढ़ में डूबा रहता है 4-5 महीने, इससे अस्थायी निदान मिल सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी। और लगातार हम भी यही चर्चा कर रहे हैं कि अगर अस्थायी निदान की बात करें, अस्थायी अगर उपाय देखा जाए तो यही है कि नदियों को जोड़ा जाए, साथ ही साथ नदियों से गंदगी दूर की जाए। फिलहाल एक और दर्शक मुजफ्फरपुर से ही हमारे साथ इस वक्त राजकुमार जुड़ गए हैं। स्वागत है राजकुमार जी आर्यन अभियान में, आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? मेरा कहना सर यही है जी कि नदी से नदी को जोड़ने के बाद जी क्या ये जो मतलब बाढ़ का समस्या है समाप्त हो जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारे साथ जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनका यही कहना है और लगातार ये बातें कई सालों से चली आ रही है कि ये एक उपाय अच्छा है और दोनों तरफ से सुखाड़ से भी निजात मिल सकती है। राजकुमार जी। जी सर, लेकिन मतलब बाढ़ जब इतना भयावह रूप से आती है तो इसके लिए सरकार या मतलब जल संसाधन मंत्रालय जो है जी, तो इसका ठोस उपाय क्यों नहीं करते? हर साल इतना फसल बर्बाद होता है, इतनी जान माल की नुकसान होती है जी, तो इसके लिए सरकार, आप लोग जो है सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाते? हम लोग तो लगातार ये कार्यक्रम दिखाने का मकसद ही यही है, लेकिन आप समझ सकते हैं राजकुमार जी कि दिखाने के बाद भी क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है, वो भी लगातार इन खबरों में हम आपको दिखाते भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए राजकुमार जी। तो एक दर्शक मुकेश जी जुड़े, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, बिल्कुल एक अच्छा सुझाव। इससे पहले भी एक दर्शक ने दिया अच्छा सुझाव, लेकिन सबका एक ही जो सवाल निकलकर सामने आ रहा था वो ये कि सरकार क्या करती है, सरकार किस तरीके से लापरवाह बेपरवाह दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज ये कि जब शुरू से नेटवर्किंग की बात हो रही है, नदियों को जोड़ने की बात हो रही है, तो फिर क्यों नहीं कोई भी सरकार इस पर अमल करती है? देखिए सर साहब, पहले तो नदियों को जोड़ने का मुद्दा जो है वो अभी आया है, वो उस पे वो महत्वपूर्ण है और इससे लाभ मिलेगा, लेकिन इसके और कई दूरगामी परिणाम भी आ सकते हैं, उन पे भी अभी सोचने और समझने का समय है। महत्वपूर्ण यहाँ जैसे बिहार के बाढ़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझने की है कि आखिर 62 साल के बाद भी
विभिन्न केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने ऐसी कितनी योजनाएं जो हैं उनको बनाया और उसको अमली जामा में उसको पहनाया, परिवर्तित किया, और कितने काम ऐसे हुए जिससे कि बाढ़ की विभिन्न नदियों में, जो कि यहाँ कई नदियां हैं, और उन नदियों के का जो स्रोत है वो प्रारंभ होता है नेपाल से, तो नेपाल के साथ में कितनी बातें की गई और कितने ठोस कदम उठाए गए। आपने देखा कि 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, यहां तक कि 70 के दशक में बड़े बड़े योजनाओं की बातें हुई। कोसी प्रबंधन की बात जो हुई है वो 60 के दशक, 50 के दशक और 60 के दशक की बात है। तो जब वहां इतनी तत्परता थी और इस ढंग से उन लोगों के पास, बिहार की मैं बात बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं को, संसाधन की कमी के बाद भी, आज देश के पास बहुत बड़ा संसाधन है और बहुत बड़ी आबादी चूंकि प्रभावित होती है, ये एक छोटी आबादी प्रभावित नहीं होती है। पिछले 3 से 4 साल पहले की बाढ़ की जो विभीषिका थी वो अपने आप में दुनिया में सबसे बड़ी बाढ़ की विभीषिका के रूप में जानी जाती है, 2008 की। तो आप जो है इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये जो आबादी प्रभावित होती है, लाखों नहीं, कभी कभी करोड़ों की को प्रभावित करने वाली आबादी होती है, और इसके साथ जान माल की जो क्षति होती है, पशुओं की जो क्षति होती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण विचार का जो केंद्र का बिंदु है वो ये है कि राज्य सरकार के पास क्या संसाधन हैं। तो राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन जितने भी संसाधन हैं वो आखिर में सही तौर पे समय पे रहते हुए, चूंकि समय में समयावधि में उसका कार्य होना, जिसका जिक्र सभी लोग कर रहे हैं, गुड्डू बाबा भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि सारी तैयारियां जो है 15 जून के पहले जाए। आखिर क्या कारण है कि 15 जून के पहले तैयारियां नहीं होती हैं? तो ये हर एक साल इसी बात की समस्या आती है। दूसरी जो सबसे जिस बात का आपको ये आंकलन करना महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार आखिर भाखड़ा नांगल, मैं योजना की बात करूंगा कि भाखड़ा नदी पे उन्होंने नहरें बनाई और उन नहरों से बाढ़ की विभीषिका को तो रोका ही पंजाब में और हरियाणा में, और साथ साथ पूरे पंजाब हरियाणा की अगर खुशहाली के पीछे में किसी एक बड़ी योजना का फायदा नजर आ रहा है तो भाखड़ा नांगल का योजना का। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि गंगा परियोजना जो है वो राजस्थान तक चली गई। तो आप जब इन परियोजनाओं का लाभ भी देख रहे हैं तो आखिर बिहार में ये ऐसी परियोजनाएं जो ठोस हों, जो नदियों को जोड़ने के रूप में भी हो सकती हैं या बाढ़ को रोकने के रूप में हो सकती हैं या बाढ़ प्रबंधन के बाद, खासतौर से बिहार जहां नदियों का जाल है, वहां ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बिहार की आबादी 80% आबादी आज के दिन भी 2013 में भी ये आबादी जो है खेती पर निर्भर है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसका जवाब हम गुड्डू बाबा और खासतौर से हमारे साथ बाजी साहब भी हैं कांग्रेस के, उनसे भी हम लेना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर मजबूरी एक ब्रेक की है, ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम कोसी की भी तस्वीर दिखाएंगे कि वहां पर किस तरीके से इस बार उम्मीदें हैं और किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।